हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में वर्क, पावर एंड एनर्जी का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद से एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लिए थे। रिलेशंस काइनेटिक एनर्जी और संवेग अर्थात मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पहले देखेंगे हम, न्यूमेरिकल्स जो CBT 1 में भी आए हुए हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, उसको भी हम कवर कराएंगे। फिर उसके आगे हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो बाकी पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम वर्क और एनर्जी को पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी हम लोग जो है इसमें कवर कर लेंगे। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो लोग जो है द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो अपने टेलीग्राम में @the_student टाइप करेंगे और इस लोगों के साथ जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए। या फिर मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके जो है उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पूछा क्या है कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 अर्ग पर सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। देखिए वाट जो होता है किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, ठीक है। शक्ति की यूनिट होती है वाट, और पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक। और वर्क डन को यूनिट हम क्या लिखते हैं, जूल। जूल हो गया। और टाइम का सेकेंड, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वाट जो है, वाट का जो यूनिट हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, अर्थात 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। तो ये मैंने जो है पिछले पार्ट में जो है वर्क पावर एनर्जी का जो पिछला पार्ट आप उसमें देखेंगे, उसमें भी मैंने बताया हुआ है इसकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, कितना आसान है और ये आपके एग्जाम में CBT 1 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है CBT 2 में भी आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने जो है CBT 1 के ही क्वेश्चन में आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है रेलवे पूछ रहा है, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। कह रहा है कि यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि हुई, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक बॉल यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ से ये गिरता है और ये ज़मीन है, ठीक है। अब ये ज़मीन पे ये ऊंचाई कितनी दी हुई है इसकी, 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है। टकराने के बाद ये जो है सिर्फ 2.5 मीटर ही कवर कर रहा है, मतलब 2.5 मीटर ही ऊंचा जा रहा है। मतलब हरासमेंट, मतलब जो है कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, 7.5 मीटर जो है उसका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ जितना जो है हाइट का डिक्रीमेंट होता है वही उसकी गतिज ऊर्जा में उतने % की हानि होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 7.5 मीटर का जो है डिक्रीमेंट हो रहा है कितने में, 10 मीटर में से। 10 मीटर तो पहले उसकी गतिज ऊर्जा रही होगी 10 मीटर की हाइट पे, तो इसमें जो है क्या % होगा 7.5 10 मीटर में, आप निकाल लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में 100, और ये हो जाएगा 75%। अर्थात जो उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो 75% का लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर में जो है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ था उसके आगे जो है हम कवर करते हैं। और इस पार्ट में और भी जो है CBT 1 के क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फार्मूला देख लिया था। फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। h क्या है, हाइट है, m क्या है, यहाँ पे मास है। अब देखिए अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था 1/2 mv²। ये मास है और ये वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी और ये मास। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी पिछले पार्ट जो CBT 1 का पेपर हुआ था उसमें कई एग्जाम्पल आया था। जैसे पूछा था कि तना हुआ कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग है कोई, बहुत स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक है। अब उसको स्ट्रेच करने पे जो उसमें स्टोर एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। दूसरा क्या है, दबा हुआ गद्दा, अगर कोई गद्दा है, ठीक है, और उसको स्पंज, मान लीजिए कोई स्पंज है, उसको एकदम जो है प्रेस कर देंगे तो उसमें जो एनर्जी उसकी स्टोर होती है उसको भी हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर मान लीजिए कोई तीर धनुष है, ठीक है, तो धनुष होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग को जो है स्ट्रेच किया जाए, यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे एरो बन जाता है, ठीक। अब जो है स्ट्रेच हुआ अगर स्ट्रिंग है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी,
वो भी होगी पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी एग्जाम्पल है। ठीक, अगर गुलेल आप चलाते हैं, गुलेल आपने देखा होगा, ठीक, तो गुलेल में भी जो है कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ तक अगर स्ट्रेच हो जाए पूरी तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अगर कोई घड़ी होता है, की वाली जो घड़ी होती है ना, उसमें चाबी भरी जाती है, तो घड़ी कैसे चलती है, उसमें एक जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वही उसको जो है गतिज ऊर्जा में बदल के धीरे धीरे वो घड़ी चलती रहती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिससे रिलेटेड जो है CBT 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। हो सकता है CBT 2 में भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए कितने कितने केसेस बनते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई मास, कोई बॉडी है, ठीक है, अब क्या है कि ये ज़मीन पे स्थिर पड़ा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। क्योंकि क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये हम कह दे रहा हूँ इसको कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं आप इसको स्थिर भी है। ठीक, स्थिर है कोई मास, तो इसमें ना पोटेंशियल एनर्जी होगी ना काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी मास को जो है हम मूव कराते हैं। अगर ये गति करती है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी उस केस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ तो होगी। ठीक है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, m मास है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा। ये पहला केस हो गया आपका, ये पहला केस, ये हो गया आपका दूसरा केस। अब देखिए तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है कि अगर मान लीजिए कोई मास है और h हाइट पे है, ठीक है, h हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे वह रुका हुआ है, स्थिर है। ठीक, तो स्थिर कंडीशन में अगर होता है तो इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि स्थिर है। स्थिर मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन स्थिर है, लेकिन हाइट तो है इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं mgh। देखिए m भी है, इसका कोई मास भी होगा, फिर उसके बाद से हाइट भी h दिया हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ इसके पास जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। ये हो गया आपका तीसरी कंडीशन। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन हो सकती है कि अगर मान लीजिए कोई मास है, ठीक है, और ऊपर से हम लोगों ने उसको गिरा दिया, छोड़ दिया, फ्रीली मूव करा दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसकी h हाइट जो है हमेशा बदलती रहेगी। हाइट जो है सॉरी जीरो नहीं होगा, हाइट हमेशा क्या होगा, इसका चेंज होता रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, हर पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हो जाए, मास आ जाए, तो यहाँ पे भी कुछ हाइट होगा, तो इसकी एट जब पोजीशन पे देखा जाए तो उसकी कोई स्थितिज ऊर्जा होगी। इस केस में क्या होगा, हर एक बिंदु पे अगर फ्रीली मूव करा रहे हैं वेलोसिटी से, चाहे अगर जी वेलोसिटी से अगर गिर रहा है या फिर कोई एक्सेलरेशन से गिर रहा है, क्या किसी वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं उसको, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ऐसे केस में अगर कंडीशन देता है, अगर कह देता है कि मान लीजिए कि फ्रीली मूव कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी कि जीरो नहीं होगी, कि जो है कि कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी, ऐसे चार ऑप्शन अगर देता है, तो फ्रीली मूव के कंडीशन में कुछ ना कुछ की काइनेटिक एनर्जी होगी, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जीरो नहीं होगा, अगर वो फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्प्रिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो स्प्रिंग में भी जो एक स्थितिज ऊर्जा जो है स्टोर होती है, उसके लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बना दिया, ये हो गया आपका स्प्रिंग। पहले क्या था कि स्टार्टिंग कंडीशन में कि इसकी लेंथ जो थी L थी, ठीक है, फ्रीली मतलब इसे स्ट्रेच नहीं किया गया था, तो इसकी लेंथ जो है L1 थी। इसे क्या किया गया, अब जो है थोड़ा सा और स्ट्रेच करके, x स्ट्रेच करके अब पूरा जो लेंथ कर दिया गया इसका L2 कर दिया गया। किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। तो कितना स्ट्रेच किया गया ये आपको ज्ञात करना होगा। तो आप क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रेच वाली लेंथ में से जो है इनिशियल फ्री वाली जो लेंथ घटाएंगे, तो स्ट्रेच वाली लेंथ आ जाएगी। देखिए हमने x जो है यहाँ पे मान लिया कि x जो है हमने लेंथ को बढ़ाया है, ठीक। अब देखिए अगर इस कंडीशन में पूछता है कि स्ट्रेच हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होगी, स्टोर्ड अगर पूछता है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो फार्मूला हो जाएगा आपका हाफ kx²। ये फार्मूला आपको एकदम याद रखना होगा। यहाँ पे k क्या है, k है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जो है अगर पहले की लेंथ दे देगा, मान लीजिए L1 दे दिया और उसके बाद से जो है L2 दे दिया, ठीक।
L2 दे दिया। अब आपको पूछ देगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ, कहेगा कि तनी हुई अवस्था में जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्प्रिंग में स्टोर्ड है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में आप जो है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा हाफ kx²। ये है स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक। स्ट्रिंग में क्या हुआ है कि उसकी लेंथ जो है दी हुई है कि पहले 60 सेंटीमीटर थी, ठीक। उसको स्ट्रेच करके हमने 70 सेंटीमीटर अर्थात 70 सेंटीमीटर कर दिया, 60 से 70 कर दिया। ये है आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद से उसने दिया हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। कह रहा है कि स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी ज्ञात करिए। स्टोर्ड एनर्जी आपको ज्ञात करना है। तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी तनी हुई अवस्था में। फार्मूला क्या है, हाफ के की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 100 x²। एक्स किससे निकलेगा, 70 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दूरी सेंटीमीटर में न रख के मीटर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर। तो आप लोग यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा और उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक। तो 100 से ये दोनों कट के आएंगे, एक हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे जो है पॉइंट हट जाएगा। फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और इसका आंसर हो जाएगा 0.5 जूल, ठीक है। तो 0.5 जूल आ गया स्टोर्ड एनर्जी किसी स्प्रिंग में। तो ये बस ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल अगर पूछता है स्प्रिंग से रिलेटेड तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला जरूर याद रखना हो, क्योंकि आप फार्मूला अगर भूल जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। पावर हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, शक्ति। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन जो है आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हिंदी में आप कहें तो कार्य करने की दर क्या होगी कि शक्ति। इसको कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा ऊपर W और टाइम नीचे, ठीक है। यही तो हो गया, कार्य करने की दर को ही तो हम शक्ति कहेंगे। यूनिट क्या होगी शक्ति की, वो होगी वाट। लेकिन आपको इसमें अभी डायमेंशन भी बताना है, डायमेंशन भी तो निकालना है। अब डायमेंशन मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए वर्क डन का जो डायमेंशन अभी मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं डायमेंशन इसका निकाल देता हूँ। डायमेंशन वर्क इक्वल टू क्या था, F इंटू डी, F इंटू डी था, फिर अपॉन टाइम, ये हो गया फार्मूला। अब देखिए फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है ये भी आपको निकालना है। F इक्वल टू क्या लिखेंगे, M इंटू ए, M इंटू ए इंटू डी अपॉन टी। ये हो गया टोटल, एकदम हमने जो है ब्रेक कर दिया हर एक चीज़ को। देखिए अब ये M क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन क्या लिखते हैं M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखते हैं LT-2, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है लेंथ, L लिखते हैं, ठीक है। अब बटा क्या हो जाएगा, टाइम का हम जो है डायमेंशन क्या लिखते हैं T। अब जो है इसके आगे हम क्या लिख देंगे, आपका टोटल डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा, हो जाएगा ऊपर M, L जो है स्क्वायर में हो जाएगा तो ML स्क्वायर, फिर जो है टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा LT⁻³ ये आपका क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। तो आप जो है डायरेक्ट अगर याद करना चाहें तो भी याद कर सकते हैं ML²T⁻³, ठीक है। अगर इतना भी अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो एनर्जी का तो मैंने डायमेंशन बताया ही था, तो आप सीधे जो है वाट की जगह पे, यहाँ पे देखिए वाट लिखा था, वाट की जगह पे सीधे आप जो है एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, फिर नीचे टाइम लिख देंगे और सीधे इसको ऊपर ले आके इन्वर्स कर देते, तो भी आपका जो है डायमेंशन आ जाता है ML²T⁻³ तो डायमेंशन जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में पूछा ही जाएगा किसी का डायमेंशन। आप देखिए अगर नहीं आता है तो भी जो है कि कोई बात नहीं, अगर आ जाए आपके पेपर में तो इतना सिंपल चीज़ आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं जो CBT 1 में आया हुआ है, और उसी तरह के न्यूमेरिकल जो है शक्ति से रिलेटेड या फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड CBT 2 में आने के एकदम मैक्सिमम चांसेस हैं। देखिए ये है न्यूमेरिकल जो शक्ति से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना था। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन का वजन दिया हुआ है 40 किलोग्राम,
कह रहा है कि वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। जी का जो मान जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान क्या दे दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। मास दिया हुआ है आपका 40 kg। ठीक, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अगर 50 सीढ़ियाँ टोटल चढ़ता है तो एक सीढ़ी की जो हाइट दी हुई है 15, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा कितना चढ़ रहा है, जी निकल जाएगा 750 सेंटीमीटर। मल्टीप्लिकेशन करने तो आपको आता ही है। ध्यान दीजिए, किलोग्राम और ये सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कई लोग मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7.5 मीटर आपकी हाइट आ गई। अब सिंपल आधा काम आपका हो गया। अब इसके बाद से आप जो है सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होगा पावर का, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा mgh अपॉन टी। ठीक है, अब mgh का m क्या है यहाँ पे, मास है 40, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान दिया है 10, हाइट हो जाएगा 7.5, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, टाइम यहाँ पे सेकंड में ही रहेगा तो 10 से आपका 10 कट जाएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 300 वाट। यूनिट का भी आप ध्यान रखिएगा, यूनिट तो वैसे दिया ही है। तो शक्ति कितनी आ गई, पावर कितना आ गया 300 वाट। तो देखिए इस ऐसे ही क्वेश्चन जो है CBT 2 में आएगा और ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर का आता है तो मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें जो है सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल्स ही करा दूंगा मैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्क पावर एनर्जी के मैं 4 5 6 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल का भी मैं एक पार्ट और बना दूंगा। और वीडियो को जो है आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं तो अधिक लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अब हम लोगों ने पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक, फार्मूला देख लिया हम लोगों ने, पावर का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कवर कर लिया हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी कवर कर लिया हम लोगों ने, स्प्रिंग में जो स्टोर एनर्जी होती है उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखिए पावर, ये पोटेंशियल एनर्जी में पावर का जो ये टॉपिक है, जो पावर में देख लेते हैं कि एक और पॉइंट छूटता है। वो सिंपली पूछता है कि 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक, और 1000 वाट बराबर जो होता है वो होता है 1.341 हार्स पावर। ठीक, 1.341 हार्स पावर। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस में 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट ही मैक्सिमम पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, काफ़ी ये रिलेशन से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग से रिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, अर्थात कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को हम 44% जो है इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अगर उसका मास जो है कांस्टेंट है, मास को हमने कांस्टेंट रखा। ठीक, मास कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में हमने जो है 44% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसके कह रहा है कि P, अर्थात हिंदी में अगर वह लिखा जाएगा कि संवेग और इंग्लिश में लिखा होगा मोमेंटम, संवेग में कितना परसेंट का चेंज आएगा। अब बढ़ जाएगा घट जाएगा तो हम फाइनल में अभी ज्ञात करेंगे, लेकिन कितना परसेंट का चेंज आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने जो है एक रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी जो होता है संवेग के फॉर्म में वो होता है P²/2m। ये फॉर्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। अब देखिए P² इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू m। क्या रहा है कि यहाँ पे कि हमने क्या किया हुआ है कि मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, मास को हमने कांस्टेंट कर दिया, अर्थात 2m पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2m तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है। हमने कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को जो है 44% इंक्रीज करना है, ध्यान रखिएगा 44% इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ना √ काइनेटिक एनर्जी इंटू √2 ऑफ मास। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम अगर मान लेते हैं, पहले जो है 100 जूल था, मान लीजिए 100 जूल मैंने मान लिया, तो पहले रहा होगा 100 जूल, तो आंसर कितना आएगा, तब आंसर आपका आ जाएगा पोटेंशियल मोमेंटम आ जाएगा 100 का √ करेंगे तो 10 इंटू √2m। लेकिन कह रहा है कि हम जो है 44% का इंक्रीमेंट करते हैं, अगर 44% का इंक्रीमेंट करेंगे तो नया जूल हो जाएगा 144 जूल, 144 जूल हो जाएगा।
अब 144 हो जाएगा तो यही फार्मूला निकल के आ जाएगा, P इज इक्वल टू √144 गुणे √2m। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये बन के आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √144 को हो जाएगा 12 इंटू √2m। अब देखिए दो इक्वेशन आपको दिख रही होगी, दो इक्वेशन कौन कौन, पहला इक्वेशन ये दिख रहा है और दूसरा ये। कितना चेंज आया है, पहले 10 था अब हो गया 12 है। ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको मत देखिए आप, सीधे देखिए 10 से क्या हो गया 12, अर्थात चेंज कितना है 2 का, कितने से 10 से, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 में 100 हो जाएगा बराबर 20%। अर्थात क्या हुआ, ये तो बढ़ा है या तो आपको दिख ही रहा है ना, संवेग जो है आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है 20%। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। ये रिलेशन जरूर आप याद रखिएगा, जो रिलेशन मैंने बताया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। तो दोस्तों वर्क पावर एंड एनर्जी जो चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इससे रिलेटेड जो अगर न्यूमेरिकल आप करना चाहते हैं तो मैं न्यूमेरिकल का एक पार्ट और बना दूंगा। अगर आप कोई चीज़ भी इसमें छूट भी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई चीज़ छूट रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड जो है मैं एक और जो है वीडियो मैं बना दूंगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे @द स्टूडेंट अगर आप टाइप करेंगे तो जो है कि द स्टूडेंट का आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, तो वहाँ से आप इसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।